हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीजी के की जो बुक थी उसकी भाग 2 की। भाग 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और इसी तरीके से सारी परीक्षा धाम की एमपीजी की बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में नदी जोड़ो परियोजना से। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदियों को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। नदी जोड़ो परियोजना के लाभ: पेयजल की समस्या में कमी होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। नदी जोड़ो परियोजना के कुछ दुष्प्रभाव हैं। इससे विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वन उन्मूलन की समस्या बढ़ जाती है, अप्राकृतिक एवं अधिक खर्चा होता है। केन बेतवा लिंक परियोजना दोस्तों, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021 को किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लंबाई है 221 किलोमीटर। 13 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज़िले इससे लाभान्वित हैं, जिसमें 9 मध्य प्रदेश के हैं और 4 उत्तर प्रदेश के ज़िले शामिल हैं। मध्य प्रदेश के ज़िलों में शामिल है पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन। उत्तर प्रदेश के 4 ज़िलों में शामिल हैं बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। जो लगभग मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं वो सारे ज़िले उत्तर प्रदेश के इस परियोजना में शामिल हैं। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण छतरपुर जिले के दौधन बांध का निर्माण हुआ है। प्रथम चरण में छतरपुर में दौधन बांध का निर्माण करवाया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि दौधन बांध कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर छतरपुर लगाना होगा। द्वितीय चरण लोअर और बांध शिवपुरी, वीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोठा बैराज विदिशा का निर्माण। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र किसी नदी के उद्गम स्थल से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख अपवाह तंत्र एवं उनका क्षेत्रफल: गंगा यमुना अपवाह तंत्र, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 20-70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियां हैं चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, छिप्रा, टोंस, सोन, केन एवं काली सिंध। तो प्रश्न यह आ सकता है दोस्तों कि इनमें से कोई भी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। दोस्तों बात करते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र की। नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी बचा हुआ गुजरात राज्य एवं अन्य में फैला हुआ है। अपवाह में शामिल उपनदियाँ वारना, तबा, मान, बरगी, छोटी तबा आदि। ताप्ती अपवाह तंत्र: ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल 65,147 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 9,804 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियाँ हैं बोरी, गिरना, अमरावती आदि। माही अपवाह तंत्र: माही का कुल अपवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में 7,188 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियां हैं जाखम एवं सोन। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस अपवाह तंत्र को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा माही अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं महानदी अपवाह तंत्र की। मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्रफल शामिल है। यह अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का गंगा चंबल वाले क्षेत्र का है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र।
ये वाला। और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है महानदी का अपवाह तंत्र। विशेष पॉइंट की हम बात कर लें, जल विभाजक, एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, एक विशिष्ट नदी या एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्न अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। वृक्षाभ अपवाह प्रतिरूप, जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण गंगा, यमुना, महानदी, इसको हम वृक्षाभ अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। इसके उदाहरण हैं अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी। परवर्ती नदियाँ, जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। इसके उदाहरण हैं गंगा तथा यमुना नदियों से मिलने वाली नदियाँ, जैसे केन, सिंध एवं बेतवा। अध्यारोपित नदियाँ, जब नदी अपनी घाटी में निकटवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है। उदाहरण चंबल, बनास आदि। तो दोस्तों, अपवाह प्रतिरूप में हमारे लिए मुख्य रूप से याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, किस अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ शामिल हैं, और यदि हम अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो कौन सी नदियाँ किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस अपवाह तंत्र का कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में शामिल है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध परियोजनाएं। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध परियोजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। इस बांध को पुनसा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर परियोजना को हम या इंदिरा सागर बांध को हम पुनसा बांध के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं गांधी सागर बांध। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी। यह 1960 में बनकर तैयार हुआ। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध गांधीनगर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़ में चुलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि गांधी सागर बांध की उत्पादन क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर बांध की परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 172 मेगावाट है। इसी प्रकार से जवाहर सागर परियोजना, जो कि राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोराबास गांव में बना हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। सरदार सरोवर बांध, यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। सन 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेगा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान हैं। बाण सागर बांध शहडोल के देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पर बाण सागर परियोजना संचालित है या स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणाभट्टा के नाम पर किया गया। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील या 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता सोलर प्लांट प्रस्तावित है। सम्राट अशोक परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में वेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे।
भीमगढ़ बांध, इसको संजय सरोवर भी कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर। अवंती बाई परियोजना वर्गी नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। वर्गी जलाशय जबलपुर शहर को पानी की पूर्ति होती है। बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। राजघाट परियोजना यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। करंट अफेयर से संबंधित तथ्य। डाही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टंटया व्हील के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं अटल सागर बांध की। यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। आवदा बांध मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। एग्जाम हेल्प की हम बात करते हैं तो साइक्लोपियन बांध। विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में वेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक साथ मध्य प्रदेश की सारी बांध परियोजनाओं की, वो किस नदी पर है और किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों बंजारा बांध सीप नदी पर श्योपुर जिले में स्थित है। पगारा बांध आसन नदी पर मुरैना जिले में स्थित है। पहसारी बांध मोवार नदी पर ग्वालियर में स्थित है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना वेतवा नदी पर अशोकनगर मध्य प्रदेश एवं ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। व्हील सागर परियोजना व्हील नदी पर सागर जिले में है। मुड़िया बांध परियोजना वीना नदी पर सागर जिले में है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में है। ग्रेटर गंगेय परियोजना केन नदी पर छतरपुर में है। टॉन्स परियोजना टॉन्स नदी पर रीवा जिले में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर सीधी जिले में स्थित है। वाण सागर परियोजना सोन नदी पर देवलोंद शहडोल में स्थित है। थावर परियोजना थावर नदी पर मंडला जिले में स्थित है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर मंडला जिले में स्थित है। राजीव सागर परियोजना या वावनथड़ी परियोजना वावनथड़ी नदी या वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। धूती परियोजना वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। माचागोरा बांध पैंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर यह भी छिंदवाड़ा में है। तवा बांध तवा नदी पर होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा में है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर खरगोन में है। लोअर गंगोई परियोजना गोई नदी पर बड़वानी में है। चंद्रशेखर परियोजना या जोवट परियोजना हथनी नदी पर अलीराजपुर व धार की सीमा पर स्थित है। मान परियोजना मान नदी पर धार में है। गांधी सागर जो कि प्रथम जल विद्युत परियोजना है मध्य प्रदेश की, यह चंबल नदी पर मंदसौर जिले में स्थित है। कुंडलिया बांध परियोजना काली सिंध नदी पर आगरमालवा में है। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर राजगढ़ में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना में है। मड़ीखेड़ा या अटल सागर बांध सिंध नदी पर शिवपुरी में है। मोहिनी सागर बांध सिंध नदी पर शिवपुरी में है। चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में है। वारना परियोजना वारना नदी पर रायसेन में है। सम्राट अशोक परियोजना वेतवा नदी पर विदिशा में है। अवंतीबाई परियोजना वर्गी नदी पर या वर्गी परियोजना वर्गी नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है जबलपुर में स्थित है। नल शेषा बांध चंदन नदी पर बालाघाट में स्थित है। पारस डोह बांध ताप्ती नदी पर बैतूल जिले में स्थित है। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी पर नीमच में है। और अंत में हिम्मतगढ़ बांध नोन नदी पर ग्वालियर जिले में है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं की।
राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर मंदसौर जिले में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। तो दोस्तों, गांधी सागर, राणा सागर एवं जवाहर सागर तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात की संयुक्त परियोजनाओं की। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात जिले में नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई है 138.5 मीटर। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दी गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं की बात करते हैं। राजीव सागर या वावनथड़ी परियोजना यह बालाघाट जिले में स्थित है। संजय सरोवर वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। काली सागर बाघ परियोजना काली नदी पर बैतूल जिले में स्थित है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं की। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर में स्थित है। माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगू परियोजना और रनगवा परियोजना केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजनाएं। तो बाण सागर संयुक्त परियोजना शहडोल के देवलोंद में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25% हिस्सा है। यदि रेशियो वाइज हम बात करें तो 2:1:1 के अनुपात में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसकी हिस्सेदारी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जलापूर्ति। इंदौर शहर को जलापूर्ति चोरल परियोजना के माध्यम से होती है। भोपाल को कोलार परियोजना के माध्यम से, जबलपुर को बरगी परियोजना के माध्यम से एवं ग्वालियर को तिघरा जलाशय के माध्यम से जल आपूर्ति होती है। एग्जाम हेल्प। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है। दोस्तों, यहाँ पर ये परीक्षाधाम पब्लिकेशन की MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 7 की बुक के बारे में बताया गया है। इस बुक को भी हम अपने वीडियो में आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश के जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में औदा या सैलर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है केवटी जलप्रपात। यह रीवा जिले में बीहड़ की सहायक नदी महान नदी पर स्थित है। मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। यदि प्रश्न आता है कि भारत के नियाग्रा की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों आपको आंसर करना होगा 29 मीटर। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? खरगोन जिले में स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन एवं खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकट एयरपोर्ट खजुराहो है। दोस्तों, ये पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा पर स्थित है। ऐसे जो हम पॉइंट बोलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हमें पूरी बुक कवर करनी है तो उस लिहाज से इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टन टैफिल का समाधि स्थल है। जमुना जलप्रपात
इस जलप्रपात को बी फॉल भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। अप्सरा जलप्रपात, यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात वेतवा नदी की सहायक नदी वीना नदी पर स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अमरगढ़ जलप्रपात भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख जलप्रपात की हम बात करते हैं कि वो किस नदी पर और किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों पूर्वा जलप्रपात है तमस नदी पर रीवा जिले में। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा में। वैलोही जलप्रपात गोरमा नदी पर रीवा में। पांडव जलप्रपात केन नदी पर पन्ना जिले में स्थित है। गाथा जलप्रपात केन नदी पर पन्ना में स्थित है। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी पर अमरकंटक में। दुग्ध धारा नर्मदा नदी अमरकंटक। शंभू धारा नर्मदा नदी अमरकंटक। जारवानी नर्मदा नदी गुजरात। दारदी नर्मदा नदी खंडवा। झाड़ीदाह चंबल नदी इंदौर। शीतला माता चंबल नदी इंदौर। गंगुलपारा वेनगंगा नदी बालाघाट। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी शिवपुरी। ऊषा जलप्रपात जामदार नदी टीकमगढ़ कुंडलेश्वर में स्थित है। तो दोस्तों जितनी हमने पढ़ाई करी है उससे संबंधित एक वर्ग पहेली आपके लिए यहाँ पर दी गई है, जिसको आपके लिए सॉल्व करना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं तालाबों की। पहले एक बार झीलों को नक्शे में देख लेते हैं। सांख्य सागर माधव सागर और जादव सागर झील शिवपुरी में स्थित है। लाख बंजारा झील सागर जिले में स्थित है। भोजताल झील भोपाल में स्थित है। रामसर भूमि क्षेत्र में शामिल है यह। सिरपुर और यशवंत सागर इंदौर जिले में स्थित है और सिरपुर टैंक रामसर भूमि के लिए प्रस्तावित है। मुंजी सागर एवं कापूर सागर मांडू धार जिले में स्थित है। चिड़ीखो झील नरसिंहपुर जिले में स्थित है। चिड़ीखो झील को हम मालवा कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब प्रमुख झील एवं तालाबों की हम बात करते हैं। भोजताल, भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया है। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है। यह 2002 से रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल है। लाख बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। लोकपाल सागर पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने 1893 से 1897 ईस्वी के आसपास अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इससे 50 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। ग्वाल टैंक टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने 1030 से 1165 ईस्वी इनका कार्यकाल था, तो इसी के मध्य में करवाया था। धर्म सागर पन्ना नगर में स्थित है। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। मुंज सागर झील धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। हनुमान ताल झील जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थीं। इस तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास तालाब ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सांख्य सागर झील की। सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहारी नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित है। रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। गोविंदगढ़ तालाब यह भी रीवा जिले में स्थित है। यह तालाब 1913 में महाराजा रघुराज सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। संग्राम सागर झील जबलपुर का प्रसिद्ध चर्चित पर्यटक स्थल है।
शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक शंकर शाह ने करवाया था। चिड़ीखो झील राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ को मालवाई कश्मीर के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम हेल्प की यदि हम बात करें तो 52 ताल का शहर जबलपुर कहलाता है। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थीं। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गलोवा ताल, देवताल, सपा ताल, माडो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। झीलों की नगरी भोपाल। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि स्थित हैं। अन्य प्रमुख झीलों की बात हम करें, सिरपुर और यशवंत सागर इंदौर जिले में स्थित है और सिरपुर झील को रामसर भूमि के लिए प्रस्तावित किया गया है। सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर शिवपुरी जिले में स्थित हैं। यह झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। मुंजी सागर और कपूर सागर मांडू धार में है। मुंजी सागर झील का निर्माण बागपति मुंजी के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, जो पहले हमें वर्ग पहेली मिली थी उसका आंसर इस वर्ग पहेली में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टी मध्य प्रदेश में काली, लाल पीली, मिश्रित, जलोढ़ एवं लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को भी हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। तो दोस्तों, आप मैप में सभी प्रकार की मिट्टियों का क्षेत्रफल और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देख सकते हैं। काली मिट्टी निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की अपरदन से हुआ है। अन्य नाम इस मिट्टी को रेगोर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजिम एवं कनहर नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम चेरनोजिम कैल्शियम की अधिकता के कारण पड़ा है। क्षेत्रफल, यह मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 47% पर पाई जाती है। अधिकता, इसमें आयरन, चूना, कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कमी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास तत्वों की कमी होती है। यूजुअली भारत की लगभग सभी मिट्टियों में इन 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। फसल, इस मिट्टी की प्रमुख फसलें कपास, सोयाबीन, मूंगफली हैं। इस मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। अन्य विशेषताएं, काली मिट्टी स्वयं जोत वाली होती है, इसलिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। यह मिट्टी पानी मिलने पर फूल जाती है व चिपचिपी हो जाती है एवं पानी की कमी होने पर सिकुड़ जाती है। मृदाओं के अन्य नाम, काली मिट्टी को हम रेगोर, कपासी, चेरनोजिम भी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को चलका, डोरसा भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। लैटराइट मृदा को लाल भूरी या सफ़ेद मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी का वर्गीकरण निम्न 3 भागों में किया गया है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। साधारण काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। प्राकृतिक क्षेत्रों में मृदा का वितरण, मालवा के पठार में साधारण काली, बघेलखंड में लाल पीली मृदा, सतपुड़ा पठार छिछली काली, निमाड़ क्षेत्र गहरी काली, मध्य भारत पठार में कछारी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के रंग के कारण, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी का भूरा सफ़ेद रंग कियोलिन के कारण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अन्य नाम, लाल पीली मिट्टी को चकला और डोरसा मिट्टी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 33% भाग पर पाई जाती है। अधिकता, इस मिट्टी में आयरन या लोहा तत्व की अधिकता होती है। कमी, वही ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस NPK तत्वों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड में मिलता है। विशेष, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं फसलों के लिए उपयुक्त मृदा की। कपास, मूंगफली के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है। गेहूं, गन्ने के लिए जलोढ़ मिट्टी, चावल के लिए लाल पीली मिट्टी, मक्का, कॉफ़ी के लिए लैटेराइट मिट्टी। मिश्रित मृदा,
मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। इसमें आयरन की प्रचुरता होती है, एनपी की तत्वों की कमी होती है। मैंने कहा था भारत की लगभग सभी मिट्टियों में एनपी कम पाया जाता है। गेहूँ धान तिल के लिए उपयुक्त होती है। इसका विस्तार बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में मिलता है। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। नदियों के अवसाद जमने से निर्माण हुआ है। दोमट मिट्टी भी हम इसको कहते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 3% भूभाग पर पाई जाती है। इसमें पोटास की अधिकता होती है। यही कारण है कि यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो दोस्तों पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ एवं गन्ना। इसका विस्तार चंबल नर्मदा घाटी क्षेत्र में है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है और मध्य प्रदेश में मात्र 3% क्षेत्रफल में पाई जाती है। अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार की अपर्दन में मृदा में बड़ी एवं अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, भिंड एवं श्योपुर हैं। ये देखिए आपकी मोटिवेशन के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। इतना पढ़ो कि आपके होने वाले बच्चों का गोवा का प्लान कभी कैंसिल ना हो। गोवा में ही घर बनवा लेते हैं, ऐसा करते हैं। लेटराइट मिट्टी, अन्य नाम, इसे लाल भूरी मिट्टी और भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भाग पर पाई जाती है। इसमें आयरन एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का, कॉफ़ी हैं। इसका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल व मध्य भारत, मंदसौर, नीमच, श्योपुर में मिलता है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। तो ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं और जिस मृदा का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा उसको हम क्षारीय मृदा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन या H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्षारीय मृदा की। कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है और मृदा कैसी बन जाती है दोस्तों? क्षारीय बन जाती है। क्षारीय मृदा में OH- आयनों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम व पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। फिर से आपके लिए एक वर्ग पहेली आई है, इसको आप सॉल्व करिए, जिससे आपको फैक्ट्स याद करने में सहायता होगी। दोस्तों ये पुस्तक आप लोग मार्केट से खरीद लेना, बहुत ही शानदार पुस्तक है मध्य प्रदेश के जीके के लिए। और यदि आप इसको मार्केट से खरीद लेते हैं, आप बुक सामने रखकर ये वीडियो देखते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि की। कृषि के अंतर्गत हम बात करेंगे मिट्टी, फसल के प्रकार, प्रमुख फसलें, बागवानी, सिंचाई के साधन एवं अन्य बातों की। मृदा में काली, लाल, पीली, मिश्रित, लेटराइट एवं जलोढ़ मिट्टी की हम बात करेंगे, हालांकि हम पहले इनकी बात कर चुके हैं। फसल के प्रकार में खरीफ, रबी, जायद एवं अन्य फसलों की हम बात करेंगे। प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास की बात करेंगे। बागवानी में फल, सब्जी एवं मसालों की बात करेंगे। सिंचाई के साधन में कुएँ, नहरें, तालाब एवं अन्य की बात करेंगे। और यहाँ पर अन्य जो तथ्यों की बात हमें करनी है उसमें हम अनुसंधान केंद्र, बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे। अब फसलों का वर्गीकरण, 2 भागों में फसलों को बांटा है हमने, रबी की फसल एवं खरीफ की फसल। अब रबी की फसलों में खाद्यान्न फसलें हैं, इनमें गेहूं एवं जौ शामिल है। तिलहन में सरसों, सूरजमुखी एवं अलसी आती है। दलहन में चना, मसूर एवं टमाटर आते हैं। अन्य में अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया शामिल की जाती हैं। अब खरीफ की फसलों में यदि हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा शामिल है। तिलहन में कपास, तिल, मूंगफली शामिल है।
दलहन में उड़द, अरहर, मूंगफली शामिल है। अन्न में जूट एवं तंबाकू शामिल है। तो दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल दलहनी है या तिलहनी है या खरीफ की है या रबी की है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं फसल, उनकी प्रकार, बुआई, कटाई, इन सारी बातों की। तो खरीफ की फसलें मानसूनी प्रकार की फसलें हैं। इनकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ फसलों में प्रमुख है मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग एवं तिल। रबी की फसलें शीतकालीन फसलें हैं। अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है, फरवरी मार्च में कटाई होती है। गेहूँ, सरसों, मटर, चना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जायद फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है, मई जून में कटाई होती है। तरबूज, कद्दू, मूंग, जो हम गर्मियों के टाइम पे यूजुअली तरबूज वगैरह खाते हैं, ये सब जायद फसलों का हिस्सा है। अब अन्य फसलों के प्रकार, तो रेशेदार फसलों में जूट, कपास, पटसन, सनई शामिल हैं। उद्दीपन फसलें काफ़ी, तम्बाकू, चाय, गांजा, अफीम, भांग। चारा फसलें नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम, ल्यूसर्न। जड़ें फसलें गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। तना फसलें आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। तिलहनी फसलें मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी। दलहनी फसलें मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबट। नकदी फसलें गन्ना, तम्बाकू, मूंगफली, चाय, काफ़ी, कपास। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का। मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार क्या कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त हुआ है दोस्तों 2020 में। अब बात करते हैं प्रमुख फसलों का वर्णन। गेहूँ, गेहूँ का कुल ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। जलवायु समशीतोष्ण। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। किस्में हैं शरावती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी गेहूँ। ट्रिटिकल गेहूँ राई और गेहूँ के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है। गेहूँ में टुट्टू एवं किट्टू रोग होते हैं। गेहूँ उत्पादन में अग्रणी उत्पादक जिले हैं होशंगाबाद, शहडोल एवं नरसिंहपुर। चावल ग्रेमिनेसी कुल की फसल है। वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसकी किस्में हैं चिन्नौर, रंजीत, सबवन, अमन एवं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस दोस्तों विटामिन ए का स्रोत है। हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूछ भी अन्य किस्में हैं चावल की। इसमें अंगमारी एवं खैरा रोग हो जाता है। अग्रणी उत्पादक जिलों में बालाघाट एवं सिवनी शामिल हैं। मक्का ग्रेमिनेसी कुल की फसल है। वानस्पतिक नाम जिया मेज है। किस्में है पिंटल, डेंट, शरताज, गंगा, डेक्कन। वाइट बर्ड रोग मक्का से संबंधित। अग्रणी उत्पादक जिलों में छिंदवाड़ा एवं नीमच शामिल है। काफ़ी कुल रूबिएसी। किस्में अरेबिका उच्च कोटि का कहवा है। रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। लाइबेरिया। अग्रणी उत्पादक जिला बैतूल है। विशेष बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में काफ़ी के बागान लगाए थे। सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। ग्लाइसिन मैक्स इसका वानस्पतिक नाम है। अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि और प्रतिकार इसकी प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिलों में उज्जैन एवं धार। अग्रणी उत्पादक देश में USA, ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना। कपास मालवेसी कुल की फसल है। श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिलों में खरगोन एवं खंडवा शामिल हैं। विशेष खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तंबाकू वानस्पतिक नाम निकोटीनिया। जलवायु चाहिए उष्णकटिबंधीय। किस्में है निकोटीनिया रेटिस्का और निकोटीनिया टोबेकम। अग्रणी उत्पादक जिले में रीवा एवं सतना। गन्ना कुल है पोएसी। वानस्पतिक नाम सैकरम ऑफिसिनेरम। जलवायु उष्णकटिबंधीय चाहिए होती है। किस्में है बाहुबली एवं श्रीमुखी। अग्रणी उत्पादक जिला है नरसिंहपुर। मूंगफली लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। वानस्पतिक नाम एराकिस हाइपोजिया। उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए होती है। कौशल, चंद्रा, चित्रा एवं विक्रम। किस्में हैं
अग्रणी उत्पादक जिलों में खंडवा एवं खरगोन शामिल है। सरसों कुल ब्रेसाकेसी, वनस्पतिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, जलवायु समशीतोष्ण, किस्में हैं पूसा गोल्ड, अग्रणी उत्पादक जिले हैं मुरैना एवं ग्वालियर। अफीम, वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, अग्रणी उत्पादक जिले इंदौर एवं मंदसौर एवं नीमच। दलहन, कुल का नाम लेग्यूमिनेशी, अग्रणी उत्पादक जिले हैं नरसिंहपुर एवं सीहोर। अब मध्य प्रदेश में बागवानी। आम, उत्पादक जिला जबलपुर एवं रीवा। नूरजहाँ मध्य प्रदेश के कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में। सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां हैं। आंवला, उत्पादक जिला पन्ना, इसको डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्में हैं कंचन एवं कृष्णा। अंगूर, उत्पादक जिला रतलाम, अंगूर रतलाम को अंगूर नगरी कहा जाता है। पपीता, धार एवं रतलाम में मिलता है। केला, बुरहानपुर में मिलता है। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अमरूद, रीवा जिले में मिलता है। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है। मध्य प्रदेश के सब्जी व मसाले उत्पादक जिले। आलू इंदौर में उगता है। प्याज खंडवा। लहसुन मंदसौर लहसुन पार्क। धनिया गुना में धनिया पार्क प्रस्तावित। टमाटर जबलपुर, मटर जबलपुर, अदरक छिंदवाड़ा। मिर्च खंडवा खरगोन। बेड़िया मिर्च की मंडी खरगोन में स्थित है। हल्दी बुरहानपुर, धनिया गुना। सर्वाधिक फल उत्पादन रतलाम में होता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन छिंदवाड़ा। सर्वाधिक मसाला उत्पादन बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत दो प्रकार से, एक तो भूमिगत जल और धरातली जल से सिंचाई होती है। भूमिगत जल में कुआं, नलकूप एवं तालाब शामिल हैं। कुआं एवं नलकूप शामिल हैं। भूमिगत जल में कुआं एवं नलकूप शामिल हैं और धरातली जल में तालाब एवं नहर शामिल है। तालाब भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम एवं प्राकृतिक। नहर नित्यवाही एवं अनित्यवाही। अब दोस्तों बात करते हैं कुआं व नलकूप सिंचाई की। प्रदेश की कुल सिंचित भूमि के 67% भाग पर कुआं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश की सिंचाई में सर्वप्रमुख साधन है। कुआं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई मंदसौर एवं इंदौर जिलों में होती है। तालाब से सिंचाई, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई कार्यों में किया जाता है। कुल सिंचित भूभाग के 2.7% भाग पर तालाबों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक तालाब से सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। नहरों से सिंचाई, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। इसके द्वारा 16.8% भूभाग पर सिंचाई होती है। सर्वाधिक नहरों से सिंचित जिला है होशंगाबाद। नहर को दो भागों में बांटा गया है, नित्यवाही और अनित्यवाही। नित्यवाही ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकल दी जाती हैं और सदैव जल से भरी रहती हैं। अनित्यवाही नदियाँ, इनमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती। वे मात्र नदियों से आने वाले बाढ़ों के समय ही सिंचाई के काम में आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 67% भूभाग नल एवं कुआं द्वारा सिंचित है। नहरों से 16.8%, तालाबों से 2.7% और अन्य जो स्रोत हैं उनसे 13%। फर्टिगेशन क्या होता है? इस विधि में जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। सिंचाई की आधुनिक इस प्रणाली की खोज इजराइल से हुई थी। इस विधि से सिंचाई होने से जल एवं उर्वरकों दोनों का अधिकतम उपयोग होता है। एरा प्रथा क्या है? फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चारे के छोड़ना, बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाती है। इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना की। मध्य प्रदेश में राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है। बृहद सिंचाई परियोजना, इसके तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम
कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कुआं, निजी व सरकारी नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति की व दाहिया, बेवर, बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं सिंचाई संबंधी अन्य तथ्यों की। बलराम ताल योजना 2007 से प्रारंभ की गई। जल अभिषेक योजना 2006 से। खेत तालाब योजना 2007 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला दतिया। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा नहर 1923 में बालाघाट में बनाई गई थी। गुलाब सागर नहर सीधी जिले में स्थित है। यह गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना। मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में AEZ की शुरुआत इंदौर से हुई थी। AEZ परियोजना शामिल कृषि उत्पाद एवं संबंधित जिले आलू, प्याज, लहसुन इंदौर, खंडवा, नीमच एवं मंदसौर जिलों में शामिल है। मसाले गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर में। शरावती गेहूँ भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा में। मसूर एवं चना विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर। संतरा छिंदवाड़ा, बैतूल एवं होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ दीवा। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद। मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है अमलाहा, सीहोर में। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा, सीहोर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है बोहानी, गाडरवाला, नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र है रतलाम में। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र है सुखपुरी, बुरहानपुर में प्रस्तावित। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा है ग्वालियर में। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख फसलों की किस्मों की। गेहूँ शरावती, लोकवन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी एवं ड्यूरम। धान की प्रमुख किस्में हैं मही सुगंधा, रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन, संबा मसूरी, अमन, काली मूछ, चिन्नौर एवं शुष्क सम्राट। सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं अहिल्या, अलंकार, प्रतीकार। चना की वैभव, विशाल, गौरव, राधे। ज्वार की लवकुश, विदिशा 61। सरसों की वरुणा, पीताम्बरी। मूंगफली की कौशल, चंद्रा, चित्रा। कपास की है शामरी, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अरहर की किस्में हैं बहार, अमन, आज़ाद, पिपरिया। मटर की है अपर्णा, पत्तीविहीन प्रजाति है ये, और प्रकाश। रेशम की है टसर, री, मूंगा एवं ओक। अमरूद की है ललित। आलू की है कुफरी चिपसोना जो सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, कुफरी बादशाह एवं कुफरी अशोका। आंवला की है कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी, कृष्णा। आम की है रत्ना जो कि अल्फांसो और दशहरी का संकर है, नूरजहाँ अलीराजपुर में पाई जाती है, सुंदरजा रीवा जिले में। गन्ना की है बाहुबली एवं श्रीमुखी। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में टोटल 1, 2, 3, 4 एवं 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को, जो कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा बांटा गया है। उनके नाम भी देख लेते हैं मैप में। गेहूं ज्वार का क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र, गेहूं चावल का क्षेत्र,
चावल का क्षेत्र और ज्वार कपास क्षेत्र। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्रों की। धान या चावल का क्षेत्र, यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मृदा लाल एवं पीली मृदा होनी चाहिए। क्षेत्रफल पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट एवं अनूपपुर में यह क्षेत्र विस्तृत है। गेहूँ क्षेत्र, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जलोढ़ मिट्टी एवं साधारण काली मिट्टी। केंद्रीय मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल है, जैसे कि होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर। गेहूँ चावल क्षेत्र, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर चाहिए। मिश्रित मृदा, सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ज्वार गेहूँ क्षेत्र, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। क्षेत्र बुंदेलखंड, जिसमें छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी शामिल है। मध्य भारत क्षेत्र, जिसमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी शामिल है। कपास ज्वार क्षेत्र, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली मिट्टी, पूर्वी मालवा, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ शामिल है। निवाड़, जिसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर शामिल है। मध्य भारत का पठार, जिसमें नीमच एवं मंदसौर शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों की, जिसे 11 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आपको आंसर लगाना है 11। दोस्तों, इनसे डायरेक्ट प्रश्न आना, जो यहाँ अंदर डिटेलिंग की गई है, बहुत मुश्किल है। आपको प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र है या कौन सा नहीं है, या इनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान से। तो छत्तीसगढ़ का मैदान पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। तीसरा, कैमूर पठारवा, सतपुड़ा पहाड़ी। चौथा, सतपुड़ा का पठार। पाँचवा, नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी। छठवां, विंध्य पर्वत क्षेत्र। सातवां, बुंदेलखंड का क्षेत्र। आठवां, निवाड़ का मैदान। नौवां, मालवा पठार। 10वां, ग्रिड क्षेत्र। 11वां, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। दोस्तों, यदि आप यह मैप याद कर लेते हैं तो आपको इन सभी क्षेत्रों की स्थिति एवं क्षेत्र का ज्ञान हो जाएगा, जो कि इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पशुधन की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित पॉइंटों को कवर करेंगे। प्रमुख पशु व प्रजातियाँ, पशु जनगणना 2019, केंद्र, प्रजनन केंद्र, पशु संबंधित रोग, पशु संबंधी योजनाएं एवं अन्य तथ्य। अब मध्य प्रदेश में पशु संपदा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंसें मुरैना में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ शिवपुरी में पाई जाती हैं। सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ में है। सर्वाधिक गौवंश रीवा में है एवं सर्वाधिक सुअर भी रीवा में है। सर्वाधिक पशु सीधी में है। सर्वाधिक बकरी धार में है। न्यूनतम पशु बुरहानपुर में एवं न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद में है। अब प्रमुख पशु व प्रजातियों की हम बात कर लें तो गाय की प्रजातियां हैं मालवी, साहिवाल, थारपारकर, दहाड़पारकर, गिर, जर्सी एवं निवाड़ी। विशेष, निवाड़ी गाय को निवाड़ की रानी एवं मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। बकरी की प्रमुख प्रजातियों में जमुनापारी, सिरोही, बीतल एवं बारवरी। भैंसों की प्रमुख प्रजाति में बंदवारी, मुर्रा, भदावरी, महसाना। सुअर की प्रमुख प्रजाति वाइट यॉर्कशायर और नरवराह। मुर्गी की प्रजातियों को 2 भागों में बांटा है, देसी एवं विदेशी। तो देसी प्रजातियों में श्यामला, कड़गनाथ, निर्भील एवं असील शामिल है। विदेशी में वाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड शामिल है। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी की प्रजाति है असील। गौवंश, बैल एवं गाय। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 18.7 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश रीवा जिले में पाए जाते हैं। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सालरिया ग्राम आगरमालवा में स्थापित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी गई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख गाय की नस्लें हैं मालवी, निवाड़ी, थारपारकर, दहाड़पारकर। निवाड़ी गाय को निवाड़ की रानी, मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। अब बात करते हैं भैंस की।
तो मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या 10.3 मिलियन है। सर्वाधिक भैंसें मुरैना जिले में पाई जाती हैं। प्रमुख नस्लों में बंदवारी, मुर्रा, भदावरी, महसाना। बकरी, मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 11.6 मिलियन है। सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती हैं। बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं जमुनापरी, सिरोही, बलूची, बीतल, बारबरी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापरी। बलूची मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। मुर्गा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गा पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्लें श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, असील हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की विदेशी नस्लें हैं लेगहॉर्न और रोड आइलैंड। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है। असेल मुर्गी की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है। लेगहॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली प्रजाति है। दोस्तों अब बात करते हैं भेड़ की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में पाई जाती है। भेड़ों से ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। डोली व नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है। लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति है। मेरिनो भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर, मेनौरा, टीकमगढ़ आदि स्थानों पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मछली, सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला जबलपुर है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, रोहू, महाशीर, टूना, मृगल, कतला आदि प्रमुख हैं। महाशीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अब गणना 2019, मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं। गाय 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है। यहाँ हम क्रम याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में गाय की संख्या है 18.7 मिलियन, बकरी की संख्या है 11.06 मिलियन, भैंस की संख्या है 10.3 मिलियन, घोड़ा की संख्या है 0.13 लाख, खच्चर की संख्या है 0.03 लाख, गधा की संख्या है 0.08 लाख। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती हैं, उसके बाद बकरी पाई जाती हैं, उसके बाद भैंस पाई जाती हैं, फिर घोड़े का नंबर आता है। यदि एग्ज़ाम में क्रम पूछ लिया जाता है तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। पशु उत्पाद एवं उत्पादक जिले। पशु उत्पाद सर्वाधिक उत्पादक जिला अंडा जबलपुर में, दूध मुरैना में, मछली जबलपुर में, मांस भोपाल में, ऊन शिवपुरी में। पशु प्रजनन केंद्र। पशु प्रजनन केंद्र गाय, भैंस एवं सांड के लिए मेनौरा टीकमगढ़ में स्थापित, रतौना सागर में, भदभदा भोपाल में, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में, आगर रोडिया खरगोन में, गढ़ी बालाघाट में एवं जबलपुर में स्थापित है। भेड़ प्रजनन केंद्र शिवपुरी, मंदसौर, मेनौरा टीकमगढ़, पड़ौरा छिंदवाड़ा में स्थापित है। मुर्गी प्रजनन केंद्र रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, इमालिया कटनी में स्थापित है। पशुओं में होने वाले रोग रानीखेत मुर्गियों में होता है। गला घोंटू सामान्यतः गाय व भैंस में होता है। जहरबाद ब्लैक क्वार्टर गाय के बछड़े में होता है। एंथ्रेक्स भेड़, बकरी, घोड़े में होता है। खुरआ या फुट माउथ डिसीज़ सुअर और जुगाली करने वाले जानवरों में होता है। थनैल सामान्यतः गाय व भैंस में होता है। अफरा गाय के बछड़े में होता है और लंपी रोग गाय में होता है। गौ कैबिनेट की बात करते हैं। गौ कैबिनेट का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है ना। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग की। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को 2018 में कड़कनाथ काली मासी मुर्गे के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रदान किया गया था। यह 2022 तक वैध रहेगा। कड़कनाथ मुर्गी प्रजाति मध्य प्रदेश में व स्वर्णनाथ मुर्गे की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। पशु संबंधित योजनाएं नंदीसाला गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई गई थी। गोपाल पुरस्कार योजना, इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में
1559 पशुपालकों को 2,50,000 व 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। मैत्री योजना 2015 में शुरू हुई थी। गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों, छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। जलदीप योजना 2007 की है। मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने से संबंधित इंदिरा सागर बांध से इसका प्रारंभ हुआ था। ई वेट योजना दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करने से संबंधित है। परीक्षा उपयोगी तथ्य: मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1,000 पशु चिकित्सालय व 2024 तक 1,300 प्लस करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य ग्राम सालरिया आगरमालवा में स्थापित किया गया था। सालरिया को गौ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य बसामन मामा रीवा में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्व में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है एवं दक्षिण भाग में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वन संसाधन। वनों का वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया है: जलवायु के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा है: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित एवं अवर्गीकृत। प्रजातियों के आधार पर सागौन, साल एवं बांस के वन। प्रादेशिक आधार पर दक्षिण नर्मदा क्षेत्र के वन, विंध्य कैमूर क्षेत्र के वन और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र के वन। बात करते हैं जलवायु के आधार पर वनों का प्रकार। यहाँ पर ये मैप आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आवश्यक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन हैं। इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। वृक्षों की प्रजातियां हैं सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि। क्षेत्र होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि। देवारण्य योजना मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई थी। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। वैल्यू चेन का डेवलपमेंट होना है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, आवश्यक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष वसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी प्रजातियां साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा आदि हैं। क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल आदि। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें आवश्यक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर है। कटीले वृक्ष की प्रजातियाँ इसमें शामिल है, जैसे कि खैर, बबूल, पलास, बेर आदि। क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्ती वाले होते हैं। अब बात करते हैं प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। आरक्षित वन, ये 65% भूभाग पर पाए जाते हैं। प्रशासन का इन पर पूरा नियंत्रण होता है। वनों का कटाव पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। दंड के प्रावधान अत्यधिक कठोर प्रावधान है। सर्वाधिक वन खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं आरक्षित प्रकार के। न्यूनतम वन छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं संरक्षित वनों की। मध्य प्रदेश के कुल वनों के 33% हिस्से में संरक्षित वन पाए जाते हैं। इसमें प्रशासन का सामान्य नियंत्रण होता है। वन के कटाव पर सामान्य प्रतिबंध होता है। सामान्य दंड का प्रावधान है। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में एवं सबसे कम संरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन, ये कुल वन क्षेत्र के 2% पे हैं। प्रशासन के इन पर नियंत्रण नहीं होता। वनों की कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और दंड का भी यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। अब प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। सागौन, साल एवं मिश्रित प्रकार के वनों की हम इसमें बात करेंगे। प्रजाति सागौन कुल 18,332 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं और कुल वनों के 19.36% लगभग 20% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। साल वन 3,932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं और कुल वनों के 4.15% को कवर करते हैं। मिश्रित एवं अन्य वन, ये 55,436 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और 58.49% भाग को घेरे हुए हैं वनों से संबंधित। खुला क्षेत्र है 19,989 वर्ग किलोमीटर में और 18% भाग को कवर किए हुए हैं। अब बात करते हैं सागौन वन की। इसका वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस।
भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्र के 19.36% भाग पर पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सागौन वन बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। साल वन वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा, कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर पाए जाते हैं। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। मिश्रित वन, ये वन मुख्यतः तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खैर आदि वनोपज पैदा करते हैं। ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पर दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में अति सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से साल, बांस, महुआ, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला एवं सिवनी जिले इस क्षेत्र में आते हैं। विंध्य कैमूर सघन वन क्षेत्र कहलाता है। शीशम, तेंदुपत्ता, पीपल यहाँ प्रमुख वृक्षों की प्रजातियाँ हैं। सागर, दमोह, कटनी, सतना क्षेत्र इस वन क्षेत्र में शामिल है। शिवपुरी मुरैना क्षेत्र विरल वन में शामिल हैं। यहाँ पर बबूल, पलाश, बेर, खैर आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं और मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर प्रमुख वन क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं प्रमुख वन उत्पादों की। सागौन, इसको हम टीक भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाला वृक्ष है। पहले ही हम बात कर चुके हैं। 19.36% या लगभग 20% भूभाग पर, मतलब कुल वनों के 20% या 19.36% पर सागौन वन पाए जाते हैं। बोरी घाटी जो कि हरदा, होशंगाबाद के आसपास है, में सर्वाधिक सघनता इनकी पाई जाती है। साल वृक्ष दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं बांस। इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। बांस की प्रजाति वालकोवा सतना, उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में प्रस्तावित किया गया है। राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था एवं मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन 15 जुलाई 2013 को किया गया था। तेंदुपत्ता, भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलास, कुसुम वृक्षों में पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसिफर लक्का है। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। खैर वृक्ष शिवपुरी व मुरैना, बानमौर में कत्था बनाने का कारखाना है। समाचार के पन्नों से सतना के सोनौरा ग्राम में बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। त्रिफला, हर्रा, बहेड़ा एवं आंवला तीनों को मिलाकर त्रिफला का निर्माण होता है। समाचार के पन्नों से लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में बनाया जाएगा। हर्रा छिंदवाड़ा, मंडला क्षेत्र में पाया जाता है। त्रिफला हर्रा, बहेड़ा व आंवला का मिश्रण त्रिफला कहलाता है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। महुआ, इसका वानस्पतिक नाम मधुका लोंगोफालिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग कच्ची शराब, जिसको हम गपई भी कहते हैं, व औषधि बनाने में किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। गोंद, बबूल, आचार, कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की गोंद पाई जाती है, अरेबिक गोंद और कुल्लू गोंद। अरेबिक गोंद खाने योग्य मिठाई में उपयोग होता है। कुल्लू गोंद बेकरी उद्योग में केक पेस्ट्री बनाने में प्रयोग किया जाता है। भिलाला या भिलमा, भिलाला का उपयोग स्याही इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में स्थित है। रेशम, मध्य प्रदेश में मलबेरी, मंडला में, टसर, बैतूल में, एरी, सिवनी में पाए जाने वाली रेशम की प्रमुख प्रजातियां हैं। समाचार के पन्नों से अंकुर योजना 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए अंकुर योजना प्रारंभ की गई। सघनता के आधार पर वनों को नक्शे में दिखाया गया है। यह क्षेत्र सघन वन क्षेत्र कहलाता है, जिसमें सागौन, बांस, साल, साज, हर्रा, महुआ आदि वृक्ष आते हैं। यह क्षेत्र मध्य वन क्षेत्र में आता है, जिसमें तेंदुपत्ता, खैर, आम आदि वृक्ष शामिल हैं।
ये क्षेत्र अल्प वन क्षेत्र में आता है जिसमें बबूल, खैर, पलाश, नीम शामिल है। आप मैप देखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। वन रिपोर्ट 2021 की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली वन रिपोर्ट या देश की पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। 2021 में 70वीं रिपोर्ट थी। मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, जबकि 2019 में कुल वन क्षेत्रफल का 77,482 वर्ग किलोमीटर था। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है और सर्वाधिक कमी करने वाला जिला बड़वानी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले बालाघाट, जहां पर 4923 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, फिर श्योपुर। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उज्जैन, जहां पर मात्र 37 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र विस्तृत है। इसके बाद शाजापुर, रतलाम, फिर राजगढ़। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों में बालाघाट पहले स्थान पर है, जहां पर 53% वन है, फिर श्योपुर 52% के साथ, फिर उमरिया 49.6% के साथ, फिर मंडला 44.5% के साथ। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले उज्जैन है 0.6% के साथ, फिर शाजापुर 1%, रतलाम 1.5%, राजगढ़ 2.79%। मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्तों की संख्या है 16। सबसे बड़ा वन वृत्त है खंडवा एवं सबसे छोटा वन वृत्त है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान व केंद्र भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। संजीवनी संस्थान भोपाल में है। वन विकास निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है। मध्य प्रदेश में वन से संबंधित इकाइयाँ मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त 16 हैं। वन मंडल 63 हैं। वन उपमंडल 135 है। वन परिक्षेत्र 473 है। उपवन परिक्षेत्र 1871 है। वन परिसर 8286 हैं। मध्य प्रदेश की वन संबंधी योजनाएं एवं पुरस्कार। पहली वन नीति 1952 में, नई वन नीति 2005 में प्रारंभ की गई। पंच वन योजना 1976-77। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। चरण पादुका योजना 2018 तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी की बुक आप लोग आवश्यक रूप से ले लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। धन्यवाद।